आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज हम और बत्रा साहब आपके लिए विशेष रूप से जानकारियां भी लेकर के आए हैं, एनालिसिस भी लेकर के आए हैं, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है। आप मुल्क में कहीं भी रहते हो, महंगाई की मार तो झेल ही रहे हैं। तो कुछ आंकड़े हैं और कुछ एनालिसिस के साथ-साथ सुझाव भी। तो पहले द रेड माइक पाठशाला का घंटा बजा देते हैं और उसके साथ-साथ उसके बाद बत्रा साहब क्या तैयारी करके आए हैं, क्या आंकड़े लेकर के आए हैं, क्या एनालिसिस वो आपसे साझा करेंगे। तो पहले द रेड माइक पाठशाला का घंटा बजा दीजिए। तो रेड माइक पाठशाला का घंटा बज चुका है। पीरियड डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा आपका शुरू हो चुका है। तो महंगाई बढ़ती 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 न जाने कहाँ पहुंच गई है और बढ़ती ही जा रही है। हमेशा ये तो हम देखते पढ़ते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं कि दाम बढ़े, लेकिन दाम कम होने की रिपोर्ट शायद ही कभी करने को मिलती है। तो पहले तो डेटा बताइए, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, और फिर आगे हम उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर चर्चा जारी रखेंगे। बत्रा साहब। सौरभ, पहले आप बताइए कि आपकी कम्युनिटी को ऐसा क्या हुआ कि आज से 15 साल पहले जब पेट्रोल 2-3 रुपए भी लीटर बढ़ता था तो न्यूज चैनल्स पे हाहाकार मच जाता था। और आज की तारीख में जुलाई 2026 में 19 मंथ हाई इन्फ्लेशन रेट है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। इन्फ्लेशन रेट अपने आप में बहुत हाई नहीं है, ये 4.5% तकरीबन है। आरबीआई की जो लिमिट होती है, आरबीआई चाहता है कि 4% पे इन्फ्लेशन रहे, पर 4 से 6 को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो एज इट इज 4-4.5% कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है एग्रीगेट में। मैं भी इसकी भी परतें खोलूंगा। लेकिन एक हेडलाइन तो ये है ना कि 19 महीने में, मतलब 1.5 साल में सबसे तेज बढ़ोतरी दामों की जुलाई 2026 में हुई। मतलब पूरा 2025 और आधा 2026 गुजर जाने के बाद इतना ज्यादा दर आया है। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि ये न्यूज आर्टिकल जब मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे 2-3 न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल मिला और टीवी मीडिया कवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। मैं इस पर आपका पहला कमेंट जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 2014 के पहले हम पत्रकार भी पत्रकार थे, और अब हम कुछ पत्रकारों को पत्रकार नहीं मानते, और जिनको सरकार या खुद वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता नहीं करते, वो चाटुकारिता करते हैं। तो अब उनको असलियत बताना नहीं है, क्योंकि असलियत उनके मास्टर्स को अच्छी नहीं लगती है। तो न्यूज़ चैनल्स में उनकी हेडलाइंस में मौसम गुलाबी है, कोई महँगाई नहीं है, कोई बेरोज़गारी नहीं है, और जो सड़क पर उतर रहा है वो दिमागी नक्सल है, वो एंटी नेशनल है। लेकिन वो दौर भी 2014 का था कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अनुपम खेर, रवीना टंडन, तमाम बड़े-बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर, महंगाई के आंकड़े आने पर सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी बात लिखते थे। अब वो भी नहीं लिखते हैं, और जो लिख देते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। प्रकाश राज का कट गया बैंगलोर में। तो ये सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से मुल्क महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, वैसे हमारी फेटर्निटी, यानी जो मीडिया फेटर्निटी है, वो भी क्रेडिबिलिटी की मार झेल रहा है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, वो धीरे धीरे माइनस और पाताल लोक में जा चुकी है। तो बत्रा जी, आपके सवाल का हमने थैंक ईमानदारी यू से सर, जवाब थैंक यू दे सो दिया मच। है और जी। मैं इसमें ये भी जोड़ दूं, आपने बहुत अच्छे से, मतलब जो मैं सुनना, जो मुझे लग रहा था हो रहा है, वही आपने कहीं ना कहीं कहा। पर इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ कि 2014 में जब यूपीए गिरी तो महंगाई उसमें एक फैक्टर था। तो मुझे ये भी लगता है कि ये सरकार शायद ओवर सेंसिटिव है कुछ मुद्दों को लेकर, कि जो पहले हुआ वो, चाहे वो हो भी रहा हो, हमें उसको मैनेज ऐसे करना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक और उदाहरण है सौरभ कि जर्मनी में, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, जर्मनी में नाजिज्म जब आया तो वो महंगाई की वजह से आया। जब हाइपर हाँ। इन्फ्लेशन जर्मनी में हुई तो वो एक कारण बना नाजिज्म को। तो आज भी जर्मनी में
इन्फ्लेशन को लेके पॉलिसी मेकर्स बहुत पैरानॉइड रहते हैं कि ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, लोग ज्यादा परेशान ना होने लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे जख्म है पुराने। खैर, विषयांतर ज्यादा ना करते हुए मैं वापस आता हूं कि एग्रीगेट देखिए, जब महंगाई बढ़ती है या महंगाई का डेटा आता है तो वो कई तरीकों से आता है। एक एग्रीगेट आंकड़ा आता है। वो एग्रीगेट आंकड़े का मतलब होता है कि आम व्यक्ति जो भारत में है, अर्बन एरिया में अलग, रूरल एरिया में अलग, उनकी क्या एवरेज खपत है, और उस खपत के बास्केट को अगर हम अस्यूम करें, एक एवरेज खपत की बास्केट को, कि मान लीजिए ऑन एवरेज एक व्यक्ति महीने में 5 किलो आटा लेता है, 5 किलो चावल लेता है, 10 लीटर पेट्रोल यूज करता है, एवरेज व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, तो उस बास्केट का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन रेट की डेफिनेशन होती है। अब देखिए सौरभ, जब मैंने कहा कि 19 महीने में हाईएस्ट रेट है ये इन्फ्लेशन का, ये डेटा आप देख सकते हैं, और मैंने ये डेटा मई 2024 से शुरू कर रहा हूं, कि जब से ये सरकार की शुरुआत हुई, जो रीसेंट सरकार चल रही है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त 2024 से लेके नवंबर 2025 तक महंगाई का दर गिर रहा था। गिरते 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 वो नवंबर से उठना शुरू हुआ। पिछले साल नवंबर से उठना शुरू होता है, और अब क्योंकि ईरान वॉर के बाद प्रेशर और बढ़ जाता है तेल के दामों पे, एलपीजी के दामों पे, तो अब वो जो लाल लकीर है वो ऊपर ही जा रही है। और अब इस ऊपर बढ़ते हुए भी काफी टाइम हो गया है, मतलब बीच में कुछ डिप आया, लेकिन आप देखिए नवंबर 2025 से लेकर अब जुलाई 2026 तक ये बढ़ता ही जा रहा है, और पिछले 19 महीने का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है 4.45%। जुलाई 2026 का ये प्रोविजनल डेटा है। मैं एक बार फिर कह दूं, आरबीआई के लिए 4% एक आइडियल इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन आरबीआई रखता है टॉलरेंस 2 से लेके 6%, कि जब तक 2 से नीचे नहीं जा रहा और 6% से ऊपर नहीं जा रहा, तब तक हम कोई अलार्म बेल्स नहीं रिंग करेंगे। लेकिन 4% का जो टारगेट है वो क्रॉस कर चुका है। और सौरभ, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं इंडस्ट्री में, उनका ये मानना है अब सितंबर तक ये 5% भी जा सकता है। कारण कि जो दाम बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, चाहे तेल के हों चाहे कच्चे माल के हों, वो धीरे धीरे पास थ्रू हो रहे हैं, वो इमीडिएटली कंज्यूमर को पता नहीं चलता। बिल्कुल। एक उदाहरण देता हूं, आज की तारीख में आपको जो पुराना डाइट कोक का कैन था वो मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके जो मैंने जितना समझा कि वो कैन बनने का जो रॉ मटेरियल था उसमें से कुछ सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है, मिडिल तो ईस्ट से एक आता है और नया वहां पे हॉर्मोन्स की वजह से नहीं आ पा रहा है। एक नया कैन वो लाए हैं जिसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बहुत कम बढ़ाई है, लेकिन दाम बहुत बढ़ा दिया। तो ये तरह की आपको मार्केटिंग ट्रिक्स मिलेंगी कि दाम की बढ़ोतरी को छिपाया कैसे जाए, पर दाम बढ़ रहा है चीजों का। अब इसको जब हम एक एग्रीगेट हमको इन्फ्लेशन रेट मिलता है, फिर इसको हम ब्रेक करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो जो खपत है, फूड इन्फ्लेशन, आप देखिए वो भी बढ़, फूड इन्फ्लेशन में भी नवंबर के बाद लगातार तेजी बनी हुई है। और आप ये सोचिए सौरभ, मैं ये नहीं कह रहा कि दाम बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं दाम बढ़ने की गति जो है वो बढ़ रही है। ये नहीं कह रहे हम कि पिछले साल 100 रुपए था तो इस साल 102 हो गया, अगले साल 104। वो 2-2 रुपए से नहीं बढ़ रहा है। अगर पिछले महीने वो 2 रुपए बढ़ा था, इस महीने वो 3 रुपए बढ़ रहा है, अगले महीने वो 4 रुपए बढ़ रहा है। एक तो है कि दाम बढ़ते रहते हैं, बट हम कह रहे हैं कि दाम बढ़ने की जो रेट है, जो जो दर है उसका, वो होती है इन्फ्लेशन। तो उसमें बढ़ोतरी है। आपके दर्शक इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि मैं फिर से उदाहरण देता हूं कि एक बड़ी नेचुरल सी चीज है कि हर साल दाम बढ़ेंगे, कि 100 से 102 हो गया, फिर 102 से 104 हो गया, फिर 104 से 106, 2-2 रुपए बढ़ रहा है ना। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन जब वो गैप है, जब वो भी बढ़ने लग जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। मतलब पहले 100 से 102 हुआ, अब 102 से 104 नहीं, अब 102 से 105 हो रहा है, 5 हो रहा अगली है, बार 105 से 109 हो रहा है। तो पहले जो गैप 2 था, फिर वो 3 हुआ, फिर 4। तो एक तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा है दाम की बढ़ोतरी की गति भी बढ़ रही है। एक बहुत अहम बात भी है, जो कि ये डेटा आप दिखा रहे हैं, तो हमारे जो तमाम दर्शक हैं,
क्योंकि अक्सर सरकार कहती है ना कि भाई बहुत आम कह रहे महंगाई बढ़ रही है क्योंकि मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, लेकिन नवंबर से, पिछले साल नवंबर से ही महंगाई बढ़ने का सिलसिला चलता चला आ रहा है। और हमारी जो पॉलिसीज भी हैं वो भी इसको लेकर के बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार महंगाई पर अभी तक नियंत्रण नहीं कर पा रही, ना ही उनके पास कोई फॉर्मूला है। और अभी हमने के कुछ दिन पहले ही एक वीडियो स्टोरी की थी, श्रिंकफ्लेशन, एक नया टर्म है श्रिंकफ्लेशन। दाम श्रिंकफ्लेशन में क्या उतना कर, ही रहता है लेकिन सामान कम हो जाता है। बिल्कुल, पार्ले जी का कि बिस्किट 5 रुपए दस का ही रुपए है, का पैकेट लेकिन 10 बिस्किट रुपए का कम कर रहेगा, दो। लेकिन उसका जो वजन है वो 100 ग्राम से 80 ग्राम कर दिया जाए। तो लोगों को लगे कि अरे ये तो है ही नहीं, लेकिन अंदर माल जो है कम है। तो वो भी एक नई चीज निकाली है ढूंढ करके एफएमसीजी कंपनियों ने, कि लोगों को कैसे जो है महंगाई बिल्कुल। का दर्द ना ये सौरभ महसूस होने दें। रेस्टोरेंट में बहुत होता है कि आपकी प्लेट का साइज छोटा कर देते हैं, दाम उतना ही रखते हैं। तो बिल्कुल। खैर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बताया। मैं इसमें कहूंगा कि देखिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए काफी मैंडेट आरबीआई का होता है, जो टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और कुछ हम्म। हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और सरकार फिस्कल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार कितना खर्चा कर रही है। सरकार अगर पेंशनें बढ़ाती रहेगी या अलाउंसेस बढ़ाती रहेगी, और वो जो अलाउंसेस बढ़ रहे हैं अगर उतनी मात्रा में सप्लाई ना बढ़े सामान की मार्केट में, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ऐसे ही अगर आरबीआई सिस्टम में और पैसा डालती रहे लो इंटरेस्ट रेट करके, लेकिन सप्लाई सामान की ना बढ़े, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना करके, सप्लाई चेन, अगर सड़कें खराब हैं, अगर ट्रकों को घंटों घंटों जाम में खड़े होना पड़ रहा है, ज्यादा डीजल लग रहा है उनको, तो जो सब्जी आपको 100 रुपए में मिलनी थी वो 110 रुपए में मिलेगी। तो बिल्कुल उसके लिए मिलेगी। सोल्यूशन है कि आपको सड़कें अच्छी करनी है, ट्रैफिक मैनेज करना है। तो कुछ ये रियल वर्ल्ड होते हैं, कुछ मॉनेटरी होते हैं, कुछ फिस्कल पॉलिसीज होते हैं। तो जस्ट टू क्लैरिफाई। अब सौरभ, अगला जो बड़ा हेड है फ्यूल, कि फ्यूल का इन्फ्लेशन जो है, इसमें आप देखिए, आपकी और आपने एक बात बहुत समय पहले कही थी कि मोदी गवर्नमेंट वाज वेरी लकी इन द फर्स्ट 10 years कि तेल के दाम उन्हें इंटरनेशनली बहुत कम मिले। और आपने बिल्कुल सही हम्म। कहा था। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट ने उससे फायदा ये उठाया कि जब तेल के दाम गिरे तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और जब तेल के दाम बढ़े तो उसको पास ऑन कर दिया। खैर, अब आप देखें पिछले कुछ महीनों में जो फ्यूल इन्फ्लेशन है, इस जो मैंने ग्राफ सेंड किया था उसमें बेहतर दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा वो उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। बट आप अगर जो ये लाल लकीर है ईरान वॉर वाली, उसके बाद अगर देखें तो ये भी बढ़ रहा है। बट जो अगले दो स्लाइड्स है सौरभ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे शार्प इंक्रीजेस हमको जिन दो सेक्टर्स में दिख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, एक है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स। और ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि ट्रांसपोर्ट में आपकी, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, क्योंकि एलपीजी का दाम बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन तीनों पे इंपैक्ट पड़ता है। हम्म। तो चाहे आप उबर बिल्कुल। ले रहे हैं, चाहे आप होटल में खाना हर खा रहे हो। चीज में। अभी अभी हम सौरभ उस दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हमने कहा हमारे पास स्विगी का कूपन कोड है, तो उन्होंने बोला हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? बोले कि हमने मना कर दिया स्विगी, फिर भी हम कोड डाले हुए हैं। क्यों? कहते कि हमको अभी भी सिलेंडर ज्यादा दाम पे खरीदना पड़ रहा है, और ये डिस्काउंट रेट पुराने दाम के हिसाब से। तो हम्म। रेस्टोरेंट्स को पिंच हुआ है ये, और वो जो आपने कहा ना श्रिंकफ्लेशन, ये हो सकता है आगे जाके सबको दिखने भी लग जाए। प्लस होटल स्टेज, अकोमोडेशन, क्योंकि देखिए ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन, तीनों में ही या तो एलपीजी या तो पेट्रोल या तो डीजल बहुत लगता है। और अगर आप इसकी इन्फ्लेशन देखिए, ये अब कैसे ये जनवरी फरवरी में कुछ भी नहीं था, एकदम जूम करके ऊपर बढ़ा है। आप अगर मार्च अप्रैल से ट्रैजेक्टरी देखें इसकी, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन एकदम से बढ़ा है। इनफैक्ट एक मैं आपको आंकड़ा दे दूं, रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन का तो सौरभ इन्फ्लेशन रेट फरवरी में 2.7% था, जुलाई में 7.7%। बिल्कुल, एक रेस्टोरेंट्स डेढ़ एंड महीने में बढ़ गया जी, रेस्टोरेंट्स एंड बिल्कुल। अकोमोडेशन, जो आप श्रिंकफ्लेशन कह रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का फरवरी में 0% इन्फ्लेशन रेट था, और ट्रांसपोर्टेशन का जुलाई में 4.5% इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया। तो हर कैटेगरी कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, इस शो में हम हर चीज ये नहीं कहते सरकार ने ये गलती कर दी, सारी गलती किसी एक पार्टी की, सरकार की है, बट ये हमारे सामने डेटा है।
अब इसके पीछे कई कारण है, कुछ सरकार के कंट्रोल में है, कुछ नहीं है। जो नहीं है उसको हम मान लेंगे कि भाई जंग हो गई, सरकार के हाथ में क्या है, कुछ नहीं कर सकती सरकार। ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदने की स्ट्रेटेजी बदल सकती है, वो बदल रही है। लेकिन जो आप कह रहे थे कि जब नवंबर से दाम बढ़ रहे थे खाने के, या आपको लग रहा था कि कोई ऐसा ट्रेंड है जो पिकअप हो रहा है, तो आप क्या कुछ बेहतर कर सकते थे? मैं तो बिल्कुल। अभी भी कहूंगा कि शायद सिचुएशन अभी इतनी खराब नहीं हुई है। 4.5% एक टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट है। बट अगर ये ट्रेंड रहा ऐसा और ये 6, 6.5 तक पहुंच गया, फिर आप देखिएगा वैसे ही देश में काफी अनरेस्ट चल रहा है, व्यवसाय को, पढ़ाई को लेकर, कहीं महंगाई को लेकर एक नया कोई मूवमेंट ना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, महंगाई तो टॉलरेबल, लोगों के पास ऑप्शन क्या है? आपने बढ़ा दिया फ्यूल, ऑप्शन है हमारे पास। युद्ध बीच में खत्म हुआ था तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस पर बैरल वो आपने पास थ्रू 110-15 नहीं तक किया। पहुंच गए थे, 68 हो गए, आधे हो गए, तब भी हमें पास थ्रू नहीं किए गए। तो हमें तो लाभ मिलता ही नहीं है ना। महंगाई टॉलरेट क्या, आदमी के पास विकल्प है क्या टॉलरेट करने का? चीनी 65 रुपए किलो हो गई, कोई हमारे हमारे पास विकल्प है क्या टॉलरेट करने का? हर चीज महंगी है, हमारे पास विकल्प ही नहीं, नहीं है ना, टॉलरेट करना और पड़ेगा, सौरभ, क्या करेंगे इसमें आप? इसमें सवाल ये भी है कि अगर महंगाई टॉलरेबल रेट से भी बढ़ रही है, आपकी अगर इनकम ग्रो कर रही है उससे ज्यादा, आपको फिर भी पता नहीं चलता। पर स्थिति ये हम्म। है कि हमारे यहाँ इनकम्स की ग्रोथ भी उतनी नहीं है ना। खासकर जो हम्म। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, वो महंगाई दर तो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनकी हम्म। इनकम्स वैसे ग्रो नहीं कर रही। और ये जो आखिरी ग्राफ है सौरभ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काउंटर हम्म। इंट्यूटिव है। ज्यादा महंगाई का दर जो बढ़ा है वो ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है, हम्म। अर्बन में इतना नहीं बढ़ा। रूरल में ज्यादा बढ़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों ज्यादा में बड़ा थोड़ा रूरल ज्यादा में। महंगे हैं। और रूरल पुअर जो होता है, जो एक दलित व्यक्ति है किसी एससी टोले में बिहार में, या कोई ट्राइबल व्यक्ति झारखंड में कहीं है, या राजस्थान में कोई कहीं बैठा है किसी डेजर्ट के पास, तो उनके लिए इन्फ्लेशन एक टैक्स माना जाता है कि बैठे बिठाए दाम बढ़ गया, इनकम तो बढ़ी नहीं। अब आप हम्म। ये कह सकते हैं कि सरकार रूरल एरियाज में फिर भी कैश ट्रांसफर करके, फ्री का सामान देकर, उस जो ब्लो है उसको सॉफ्ट कर देती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। वैसे सौरभ एक बात बताऊं मैं आपको, एक मजे की बात, इस पर एक शो मैं करना चाह रहा था, आपकी इजाजत जिस दिन हो उस दिन मैं करेंगे भी, बताइए कि बताइए। पीएम किसान, हम्म। 6,000 रुपए की एक स्कीम आई थी 2019 में। हम्म। ठीक है, आज भी कितना मिल रहा है पीएम किसान में? 400 रुपए शायद। 6,000 ही मिल रहा है पीएम किसान में। 3 इंस्टॉलमेंट हाँ, 2,000 की मिलती है ना। 2000 के, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ। सात पर सात प्रति साल हो गए। हाँ, महंगाई बढ़ी, सात लेकिन साल सब। में फर्टिलाइजर का दाम कितना बढ़ गया, आप मुझे बताओ। फर्टिलाइजर बीज का बढ़ दाम गया, कितना बढ़ बीज गया। का दाम बढ़ गया, सिंचाई बढ़ गई। इस बार बारिश लेट शुरू हुई है, बहुत सारे कारण नहीं हैं, सौरभ, महंगाई मैं बढ़ गई है। इन्फ्लेशन को जोड़ रहा हूं इससे कि मनरेगा स्कीम जो थी ना, वर्सेस पीएम किसान। मनरेगा में क्या था, हर साल महंगाई के दर के हिसाब से दिहाड़ी का रेट बढ़ता था या घटता था। घटाते नहीं थे वो, अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव होती थी उतना ही रखते थे। लेकिन अगर हम्म। महंगाई बढ़ती थी, तो मान लीजिए हम्म। महंगाई 5% बढ़ गई, तो टेक्निकली वेज रेट 5% बढ़ता था मनरेगा में। हम्म। ठीक है, ये उसकी एक बहुत अच्छी फीचर था उस पॉलिसी का। पीएम किसान एक स्कीम है, या कोई भी कैश ट्रांसफर जो अपने आप को इन्फ्लेशन से जोड़ के नहीं रखता, वो धीरे धीरे हम्म। खुद ही वो स्कीम डाई आउट हो रही है। क्योंकि जिस 6,000 में अगर आप 5 यूनिट फर्टिलाइजर खरीद सकते थे, या 10 यूनिट बीज खरीद सकते थे, अगर आज उस 6,000 से आप केवल 2 यूनिट बीज खरीद पा रहे हो, तो उस स्कीम की इफेक्टिवनेस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो खासकर रूरल एरियाज में ट्रांसफर्स देकर महंगाई को काउंटरैक्ट करने की बातें करती हैं, जब तक वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स नहीं है, हर साल उन पॉलिसीज का पैनापन कम हो रहा है, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। ये एक बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप देखिए कोई भी कैश ट्रांसफर स्कीम जो पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं, किसी में भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात मैंने तो नहीं देखी। और आपको याद होगा हमने बजट से पहले एक शो भी किया था जो चला भी था ठीक ठाक, कि क्या हर साल इनकम टैक्स स्लैब इन्फ्लेशन के हिसाब से रीएडजस्ट होने चाहिए, जो मिडिल क्लास हम्म। अर्बन टैक्स पेयर्स है उनके लिए खासकर। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो हर डायमेंशन से आपको इंपैक्ट कर रही है, आपकी परचेजिंग हम्म। पावर इनकम पे भी कम कर रही है,
और सरकार के द्वारा दिए गए कैश ट्रांसफर को भी वीक कर रही है अगर वो अमाउंट नहीं बढ़ रहा। तो जो मैंने कहा कि टॉलरेबल तो है इन्फ्लेशन, फिर आपका जवाब आया कि ऑप्शन क्या है, मैं आपसे अग्री करता हूँ और मैं ये भी जोड़ता हूँ कि इन्फ्लेशन तब तक टॉलरेबल है जब तक आपकी इनकम कम से कम उतनी दर से तो बढ़ रही है। अगर आपकी नहीं बढ़ इनकम रही है ही नहीं नहीं बढ़ रही, इनकम। अगर 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 नहीं बढ़ रही तो वो जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन है वो आपको एक टैक्स माना जाएगा ऊपर से कि भाई अगले अगले साल से और कम तुम्हारे हाथ में आए। मतलब मोटा मोटी यही है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति पर हम लोग पहुंच गए हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कुछ कम होने के आसार नहीं है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हुए हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम थे, सालों साल कम थे, तब हमें उसकी राहत मिली नहीं, और जब बढ़े तो हमें बढ़ा हुआ पैसा देना पड़ रहा है, एलपीजी पर भी और पेट्रोल पर भी। बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। चीनी, आटा, दाल सब महँगा हो गया। हमने आपको हाल ही में एक वीडियो में बताया था कि 5% लगभग सभी एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं, चीनी से लेकर बिस्किट से लेकर के हर चीज़ों में लगभग औसत 5% की वृद्धि हुई है। ये महँगाई का स्तर है। तो फिलहाल आप लोग राम नाम लीजिए, और क्योंकि राम भरोसे ही है सब कुछ, और क्योंकि अब बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को महँगाई बर्दाश्त है। न जाने, वो कहते हैं ना, रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। एक एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे लिखा था, लेकिन अब कोई ऐसा कुछ लिखता नहीं है। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। बत्रा साहब और हमें कुछ बीमारी है तो ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन चलिए, अगर ये लोगों के हित में है तो ये बीमारी भी अच्छी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत बट शुक्रिया। सौरभ मैं जल्द। एक बात बोलूं, मैं इट्स प्लीज वेरी प्लीज। अनफॉर्चुनेट, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने अच्छे अच्छे न्यूज चैनल्स को देख देख कर ये चीजें सीखी। बिफोर मैं एक इकोनॉमिस्ट बना, मेरी इनिशियल ट्रेनिंग अच्छे अच्छे न्यूज चैनल्स पे एंकर्स को सुन के, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन कि आज की तारीख में, आई एम वेरी सॉरी, मोस्ट एंकर्स को सीपीआई डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। आई जस्ट रेस्ट माय केस। तो ये जो प्राइस इंडेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस एंकर को पता है, इस जर्नलिस्ट को पता है, मैं जर्नलिस्ट रिपोर्टर को पता हूँ, इसलिए मैंने कहा बता दूं कि अलग अलग प्राइस इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। सर बत्रा साहब, मुझे नंबर अच्छे दे दीजिएगा। तो आपको फुल मार्क्स है। द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब हमारा एक इनडायरेक्ट टेस्ट भी लिया जिसमें हम पास हो गए हैं। तो द रेड माइक दर्शकों, हल्के मत लेना भाई। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।